हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने ये भी सीखा कि भारत में विभिन्न समुदायों और धर्मों के लिए धर्मनिरपेक्षता को कैसे परिभाषित किया जाता है, धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों को भेदभाव से कैसे बचाती है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य धर्मनिरपेक्ष देशों से कैसे भिन्न है। अध्याय 3, संसद और कानूनों का निर्माण। वो तत्व जो मिलकर भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाते हैं, संसद की संस्था में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त होते हैं। संसद भारत के नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। यह आजादी विभिन्न पृष्ठभूमियों के भारतीयों के लंबे संघर्ष, स्वतंत्रता, समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के विचार के प्रति उनकी प्रेरणा से मिली। औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय गंभीर खतरे के डर में थे अगर वे ब्रिटिश सरकार के फैसलों से सहमत नहीं होते या उनकी आलोचना नहीं करते थे। हालांकि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो राष्ट्रवादी नेताओं ने साहसपूर्वक ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और अपनी मांगे रखी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार देने की मांग की। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत विधायिका ने कुछ निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व की कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने की अनुमति नहीं दी और न ही वे निर्णय लेने में भाग ले सकते थे। वयस्क नागरिकों के लिए मतदान का अधिकार हासिल करने के इस संघर्ष ने राष्ट्रवादी नेताओं की इस विचारधारा को जन्म दिया कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देकर सरकारी निर्णयों में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए और सरकार की ओर से नागरिकों की जरूरतों, मांगों और आकांक्षाओं का ध्यानपूर्वक ध्यान रखा जाना चाहिए। लोग और उनके प्रतिनिधि। लोकतंत्र का मूल विचार नागरिकों की सहमति है, जो नागरिकों की इच्छाओं, अनुमोदन और भागीदारी से आता है। लोकतंत्र में नागरिक सबसे महत्वपूर्ण होता है और सरकार और सार्वजनिक संस्थानों को नागरिकों का विश्वास होना महत्वपूर्ण है। आइए देखें कि एक नागरिक सरकार को किस प्रकार स्वीकृति देता है। सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव के माध्यम से है। पहले नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर चुने हुए प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। संसद, जिसमें सभी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करती है और इस प्रकार नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। संसद की भूमिका। भारत की संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, जिसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है, की कुल संख्या 250 सदस्यों की है। इसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है, की कुल संख्या 543 सदस्यों की है। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। यह विश्वास चुनावों में नागरिकों की भागीदारी और नागरिकों की सहमति से बनी सरकार से इकट्ठा होता है। संसद भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में उसी तरह होते हैं जैसे राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं। भारत विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है, जहां से राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए एक व्यक्ति को चुनता है, जो नागरिकों और उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा जिसका वह सदस्य है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं। एक बार निर्वाचित होने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद बन जाते हैं और ये सांसद मिलकर संसद बनाते हैं। एक बार संसद के लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद संसद 2 मुख्य कार्य करती है।
एक, राष्ट्रीय सरकार का चयन करना और दूसरा, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और सूचित करना। पहला, राष्ट्रीय सरकार का चयन। भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य होते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है जिसमें दर्शाया जाता है कि कौन सा सांसद किस राजनीतिक दल से है। किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए उसके पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं, इसलिए बहुमत के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम आधी संख्या यानी 272 सदस्य या उससे अधिक होने चाहिए। ये बहुमत तब भारत की सत्तारूढ़ सरकार बनाएगा। संसद में विपक्ष का गठन उन सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है जो बहुमत दल का हिस्सा नहीं है। इन दलों में से सबसे बड़े दल को विपक्षी दल कहा जाता है। एक बार जब लोकसभा में किसी राजनीतिक दल का बहुमत तय हो जाता है तो लोकसभा की कार्यकारिणी का निर्धारण करना होता है। कार्यकारी निकाय व्यक्तियों का एक समूह है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कार्यकारी शब्द का प्रयोग सरकार शब्द को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है। एक बार बहुमत दल का फैसला हो जाने के बाद प्रधानमंत्री निर्णयों को लागू करने और नीति निर्माण में मदद करने के लिए अपनी पार्टी के मंत्रियों का चयन करते हैं। ये मंत्री फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, बुनियादी ढांचे आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों का कार्यभार संभालते हैं। हालांकि हाल के दिनों में किसी एक राजनीतिक दल के लिए सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया है। कुछ परिदृश्य में वे अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मिलकर समूह बनाते हैं जो गठबंधन सरकार बनाने के लिए समान चिंताओं में रुचि रखते हैं। गठबंधन चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया एक गठबंधन है जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं प्राप्त कर पाता है। दूसरी ओर राज्यसभा भारत की संसद में राज्यों का प्रतिनिधि है। इसके पास एक कानून शुरू करने की शक्ति है जिसके लिए एक विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा से पारित करना आवश्यक है। इसलिए लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें 233 निर्वाचित सदस्य और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। संसद का दूसरा कार्य सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना है। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो इसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछने से सरकार को अपनी खामियों के प्रति सचेत किया जाता है और संसद में नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाले सांसदों के माध्यम से लोगों की राय भी पता चलती है। लोकतंत्र की स्वस्थ कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष या सत्ताधारी दल के प्रत्येक सांसद के लिए सरकार से प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण कार्य है। विपक्षी दल सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में कमियों को उजागर करते हैं और अपनी नीतियों के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त होता है और विपक्ष के सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से सरकार सतर्क रहती है। इसके अलावा वित्त से जुड़े सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसमें संसद सरकार को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में सांसदों की संसद को नियंत्रित करने, मार्गदर्शन करने और सूचित करने में केंद्रीय भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र के कामकाज का एक प्रमुख पहलू है। नए कानून कैसे बनते हैं? भारतीय संसद नए कानून बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी नए कानून को अस्तित्व में लाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अधिकतर समाज और नागरिकों का एक विशेष समूह ही कानून लाने की जरूरत उठाता है।
उदाहरण के लिए वर्ष 1990 के दशक में भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आए थे। घरेलू हिंसा आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई गई चोट या क्षति की धमकी को संदर्भित करती है। चोट किसी व्यक्ति की शारीरिक पिटाई या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार के कारण हो सकती है। दुर्व्यवहार में मौखिक, यौन और आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में महिलाओं द्वारा दर्ज की गई घरेलू हिंसा की शिकायतों के संबंध में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ने घरेलू हिंसा शब्द की समझ का विस्तार करते हुए इसमें उन सभी महिलाओं को शामिल कर लिया जो साझा घर में रह रही है और घरेलू हिंसा से जूझ रही थी। 1900 के दशक में देश भर में महिलाओं द्वारा की गई घरेलू हिंसा के मामलों की असंख्य शिकायतों ने 1999 में वकीलों, कानून के छात्रों और कार्यकर्ताओं के एक सामूहिक समूह को घरेलू हिंसा की रोकथाम और संरक्षण के विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श में भाग लेने के लिए मजबूर किया। एक बार विधेयक का मसौदा तैयार हो जाने के बाद देश भर में विभिन्न कानून संस्थानों में इस पर चर्चा हुई। दिसंबर 2002 में विधेयक संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसमें वे आवश्यक सुझाव और सिफारिशें नहीं थी जो राष्ट्रीय महिला संगठन संसदीय स्थायी समिति को प्रदान कर रहा था। इसलिए 2005 में राज्यसभा और लोकसभा में एक नया विधेयक का मसौदा पेश किया जिसमें राष्ट्रीय महिला संगठन की सिफारिशें शामिल थी। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था। आखिरकार 2006 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस कानून का उद्देश्य घरों में हिंसा से प्रभावित पत्नियों, माताओं, बेटियों और बहनों सहित लाखों महिलाओं को राहत प्रदान करना है। इस कानून को एक महिला के हिंसा मुक्त घर के अधिकार को मान्यता देने वाले पहले कानून के रूप में माना गया था और यह घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। इस प्रकार नागरिक संसद को उन क्षेत्रों को पहचानने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहां नागरिकों को नए कानून के निर्माण के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कभी कभी संसद द्वारा पारित कानून समाज द्वारा अलोकप्रिय और अस्वीकार्य हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून पारित करने के पीछे की मंशा अनुचित और हानिकारक है। इसलिए लोग इस कानून की आलोचना कर सकते हैं, सार्वजनिक बैठकें कर सकते हैं, समाचार पत्रों में इसके बारे में लिख सकते हैं, टीवी समाचार चैनलों को रिपोर्ट कर सकते हैं और इन जैसे प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों को स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न नगरपालिका कानून हैं जो फेरीवालों और सड़क विक्रेताओं को कानूनी अनुमति के बिना नगरपालिका स्थानों को अवरुद्ध करने से रोकते हैं। फिर भी सार्वजनिक स्थान को खुला रखने के लिए बहुत कम विवाद दर्ज किए जाते हैं ताकि लोग फुटपाथ पर आसानी से चल सकें। कारण यह निर्विवाद है कि फेरीवाले और विक्रेता बड़े शहर में रहने वाले नागरिकों को आवश्यक सेवाएं सस्ते और कुशलता से प्रदान करते हैं। यही उनकी आजीविका का साधन है। इसलिए यदि कानून एक समूह का पक्ष लेता है और दूसरे की उपेक्षा करता है तो यह विवादास्पद होगा और संघर्ष का कारण बनेगा। जो लोग सोचते हैं कि कानून निष्पक्ष नहीं है, वे इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत के पास कानूनों को संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति है यदि उसे पता चलता है कि वे संविधान का पालन नहीं करते हैं। जब बड़ी संख्या में लोगों को ये लगने लगता है कि कोई गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद पर दबाव बनता है कि या तो कानून वापस लिया जाए या नागरिकों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसमें संशोधन किया जाए। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका हमारे प्रतिनिधियों को चुनने से समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि तब हम अपने सांसदों द्वारा किए जा रहे कार्यों का सावधानीपूर्वक चार्ट बनाने के लिए समाचार पत्रों और मीडिया का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो उनके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। इस प्रकार हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि
ये लोगों की सीमा, भागीदारी और उत्साह है जो संसद को अपने प्रतिनिधि कार्यों को ठीक से करने में मदद करता है।